उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की हार एक राजनीतिक प्रतिक्रांति का हिस्सा है, प्रतिक्रांति का परिणाम है, जिसमें सामंतशाही मानसिकता रखने वाले सभी राजनीतिक दलों और मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। जी हाँ, ये कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास की पुनरावृत्ति होती रहती है। बीएसपी की हार भी इसी पुनरावृत्ति का एक हिस्सा है, एक नतीजा है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम सारे चुनाव के बाद आप देख रहे हैं 10 मार्च के बाद तमाम सारी किंतु परंतु सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलती आ रही है कि बीएसपी क्यों हारी, मायावती क्यों हारी, वगैरह वगैरह। तमाम सारे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, या हम ये कहें तमाम तरह की बकवास हो रही है। इस पर हमें चिंतन मनन की जरूरत है। और आज हम इसका जो मूल कारण है कि बहुजन समाज पार्टी हारी है, उसमें बहन कुमारी मायावती की कोई कमी नहीं है। बहुजन समाज के लोगों की, पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। अगर मूल कारण है तो इस देश में जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम साहब ने जो राजनीतिक क्रांति की थी, उसकी प्रतिक्रांति सभी दलों ने मिलकर के की है। इस कारण बहुजन समाज पार्टी की हार हुई है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो इस बात को समझ सकेंगे कि अगर हम तथागत गौतम बुद्ध की बात करें, जिन्होंने 2500 साल से ज्यादा समय पहले धार्मिक क्रांति इस देश में की थी, वो धार्मिक क्रांति को आगे बढ़ाया सम्राट अशोक ने अपनी राजनीतिक क्रांति के द्वारा। उन्होंने राजनीतिक सत्ता होते हुए धार्मिक क्रांति को आगे बढ़ाया राजनीतिक क्रांति के माध्यम से, और पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म को फैलाने का काम किया। इसके खिलाफ साजिश चलती रही और इस सम्राट अशोक की राजनीतिक और धार्मिक क्रांति को 184 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने इसको समाप्त किया। अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की, जो बौद्ध धर्म का अंतिम शासक था, और उसके बाद ये एक खूनी राजनीतिक क्रांति हुई और उस राजनीतिक क्रांति के माध्यम से सत्ता को अपने हाथ में लेकर पुनः धार्मिक क्रांति इस देश में की। और जो कट्टर धार्मिक क्रांति हुई 1984 के बाद, मनुस्मृति, बहुत सारी स्मृतियां और बहुत सारे धर्म ग्रंथ, रामायण, महाभारत, तमाम तरह की गीता और इन सब धार्मिक ग्रंथों का उद्भव हुआ। ये ग्रंथ लिखे गए जिसमें जो जातिवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के काले कानून बनाए गए, और इस देश में कई हजार साल तक इस व्यवस्था का राज चलता रहा। इस धार्मिक क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रांति जो अशोक ने धार्मिक क्रांति की थी, उसकी प्रतिक्रांति पुष्यमित्र शुंग ने की। धर्म के माध्यम से काले कानून बनाए गए। उस प्रतिक्रांति के खिलाफ पुनः करीब 650 साल पहले संत शिरोमणि रविदास जी और सतगुरु कबीर दास जी ने इसको पुनः सामाजिक परिवर्तन की क्रांति की शुरुआत की, जिसको आगे बढ़ाते हुए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, नरेना गुरु, साहू जी महाराज, संत गाडगे और जैसे बहुत सारे महापुरुषों ने इस सामाजिक क्रांति के संघर्ष को आगे बढ़ाया। लगातार आगे बढ़ाते बढ़ाते ये सामाजिक परिवर्तन की क्रांति पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उदय होता है, और फिर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर
राजनीतिक क्रांति इस देश में करते हैं अंग्रेजों के माध्यम से, अंग्रेजों के सहयोग से। जब अंग्रेजों ने 1942 से 46 तक बाबा साहब को वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बनाया, तो बाबा साहब ने बहुत बड़ी एक राजनीतिक क्रांति की। उससे पहले भी 1920 में बाबा साहब ने संघर्ष शुरू कर दिया था। फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकंड इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया, गोलमेज सम्मेलन हुए। इन सब में बाबा साहब की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही और ये बाबा साहब की राजनीतिक पुनः क्रांति थी। जिस राजनीतिक प्रतिक्रांति को पुष्यमित्र शुंग ने छीन लिया था, राजनीतिक और धार्मिक सत्ता को, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने पुनः उस राजनीति की क्रांति की और अंत में संविधान लिखकर बाबा साहब ने जो धार्मिक क्रांति हुई थी 1984 बीसी के बाद, उस धार्मिक सत्ता को भारत का संविधान लिख करके धार्मिक सत्ता को नेस्तनाबूद कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। तो ये बहुत बड़ी धार्मिक राजनीतिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति का राजनीति का सहारा लेकर के डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बड़ी धार्मिक क्रांति की थी, जिसको साइलेंट रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। इस राजनीतिक क्रांति को मान्यवर साहब कांशीराम ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद बहुजन समाज को एकजुट करके बहुजन समाज में मान सम्मान और स्वाभिमान की भावना पैदा करके, आपस में भाईचारा पैदा करके बहुजन समाज ने इसको, साहब कांशीराम ने राजनीति को शीर्ष पर पहुंचाया। और इसी राजनीतिक क्रांति को जो साहब कांशीराम ने शुरू की थी, बहन कुमारी मायावती ने फिर बहुजन समाज से सर्वजन समाज में भाईचारा पैदा करके इसको शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में 2007 में फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में 5 साल में 2007 से लेकर 12 तक जो काम हुए वो एक सामाजिक क्रांति थी और साथ में धार्मिक क्रांति भी थी। अगर हम बुद्ध धर्म की बात करें तो तमाम सारे स्मारक और पार्क बनाए गए, जिले बनाए गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए गए। तो ये सामाजिक राजनीतिक क्रांति का सहारा लेकर के बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में तो सामाजिक और धार्मिक क्रांति की। लेकिन ये सामाजिक क्रांति उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, ये पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों में जागृति आई। उन्होंने अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को समझना स्वीकार किया और उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हुए। ये जो राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रांति बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में हुई, जिस कारण इस देश में कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ। उत्तर प्रदेश के साथ साथ में कई अन्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूद हो गई। इसमें बहुजन समाज पार्टी की इस राजनीतिक क्रांति का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। बीजेपी और अन्य सभी पार्टियों ने इस बात को समझा कि अगर इस राजनीतिक क्रांति को रोका नहीं गया तो इस देश में आगे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी अगर एक बार भी केंद्र में बन गई तो फिर पूरे देश में एक जबरदस्त सामाजिक क्रांति होगी और साथ में धार्मिक क्रांति भी होगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश ये मॉडल सब पार्टियों ने देख लिया। इस कारण सारी पार्टियां लामबंद हुई, जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे सोशल प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, इन सभी की बहुत बड़ी हिस्सेदारी भागीदारी रही। और इन सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर के आपस में साठगांठ करके नैतिक अनैतिक भूल करके, अनैतिकता का सहारा लेके, छल कपट बेईमानी
जो भी हथकंडे कर सकते थे साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर बहुजन समाज पार्टी को हराने का काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रांति है, जो राजनीतिक क्रांति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती ने की थी। इसलिए कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमें खास करके बहुजन समाज के लोगों को बीएसपी की इस हार पर हताश होने की जरूरत नहीं है, मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है, और पुनः सामाजिक क्रांति के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि ये जो सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, ये अनवरत चलती आई है और हार जीत होती रही है और आगे भी हार जीत होती रहेगी। इसलिए हार जीत जो है, खास करके राजनीतिक हार जीत, सामाजिक परिवर्तन का जो संघर्ष है, इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसलिए हमें हताश और निराश नहीं होना, मायूस नहीं होना। हमें सामाजिक जो क्रांति है, जो कि बहुत पहले से चलती आ रही है, और बहुजन समाज पार्टी ने 1984 से लेके आज तक, या यूं कहें डीएल बामसेप ने जब 1978 से बनी थी, आज तक एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति इस देश में की है, जिसको साइलेंट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कहीं बताया नहीं गया, लिखा नहीं गया, लेकिन ये साइलेंट रिवॉल्यूशन है जिस कारण बहुजन समाज के लोगों में मान सम्मान स्वाभिमान की भावना जागी, बराबरी की भावना जागी, अपने हक हकूक अधिकारों को लेने के लिए संघर्ष की भावना जारी, जो कि बहुजन समाज पार्टी की इस हार से रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए हमें निश्चिंत होकर के ऐसे समय पर हमें बाबा साहब के एक कथन को याद करके आगे बढ़ना है। बाबा साहब ने कहा था, सफलता कभी पक्की नहीं होती तथा असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास ना बन जाए। बाबा साहब की इन बात को याद रखते हुए, और जो इतिहास की पुनरावृत्ति होती रही है, सामाजिक परिवर्तन की क्रांति एक बार अवश्य होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई मानवता पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है, भाईचारे पर आधारित है, सर्व समाज के लाभ के लिए, सर्व समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर है। इसलिए जो न्याय की लड़ाई लड़ता है उसकी जीत अवश्य होती है, और अन्याय की लड़ाई, अनैतिकता की लड़ाई ज्यादा दिन चलती नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।